बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल जी आपका हमारे कॉल पर आने का। मैं विजय लक्ष्मी बोल रही हूँ डैलस टेक्सास यूएसए से। जी लक्ष्मी जी। अब्दुल जी आप बताइए कि आप काउंसलर थे या आपकी वाइफ काउंसलर थी? मुझे थोड़ा डाउट था, मुझे लगता है आप ही थे, लेकिन कहीं पर मैंने जिक्र मैं देखा। बता देता हूँ आपको। हाँ ओके। सन 2012 में मेरी वाइफ काउंसलर बनी इंडिपेंडेंट। ओके। और 2017 में मैं काउंसलर बना आम आदमी पार्टी से। अच्छा ठीक है। 2012 से 17 तक मेरी वाइफ थी और 2017 से 20 तक के लिए मैं था, लेकिन बीच में फिर पार्टी ने मेहरबानी की और टिकट दिया और मैं चुनाव लड़ा 2020 में और सबकी दुआओं से ऊपर वाले ने जितवा दिया। अच्छा अब्दुल जी थोड़ा आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में बताइए। बड़ा राइट्स के वक्त सबसे ज्यादा इफेक्टेड शायद आप ही का कॉन्स्टिट्यूएंसी था और वहां पर सीए एनआरसी का माहौल भी काफी गर्म था, बहुत सारा एक्टिविज्म वहां से भी ये हुआ। सच्चाई है कि जी ये हाँ। सच्चाई है कि सीलमपुर में माहौल बहुत गर्म था और ये भी सच्चाई है कि सीलमपुर में एनआरसी को लेकर के प्रोटेस्ट हुआ। लेकिन जब बात करेंगे कि दंगे जो हुए उनमें सीलमपुर इफेक्टेड नहीं था, उसमें बस एक जगह थी मौजपुर, थोड़ा सा वहाँ हुआ, बाकी तो सब दूसरी विधानसभा मुस्तफाबाद, करावल नगर, इन विधानसभाओं में हुआ। सीलमपुर में इतना ज्यादा नहीं था। अच्छा ठीक है। तो वहां पर भी लेकिन आप लोग कनेक्टेड होंगे अभी रिलीफ 100%। हाँ तो रिलीफ काम रुका हुआ 100% कनेक्टेड थे और रिलीफ बराबर पहुंचा रहे थे। ओके पर रिलीफ ये कोविड के वजह से काफी इफेक्ट हुआ है, कोर्ट को भी स्टेप इन करना पड़ा है, हाई कोर्ट का भी डायरेक्शन है लेकिन वो भी पूरा नहीं हो रहा है, शायद मजिस्ट्रेट कुछ कोऑपरेट नहीं कर रहा है, ऐसे न्यूज आ रहे हैं। आपको क्या लगता है? देखिए रिलीफ की जहाँ तक बात है तो आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरी तरह से लगा हुआ था। पूरा दिल्ली सरकार का वक्फ बोर्ड उसमें लगा हुआ था, पूरी दिल्ली सरकार ने मदद की, आम जनमानस की। जिसका घर जला उसको 5 लाख, जिसका कोई आदमी इस हादसे में अगर अल्लाह को प्यारा हुआ तो उसको 10 लाख रुपया दिल्ली सरकार ने दिए, और जिसका कोई भी नुकसान हुआ उसकी पूरी तरह से मदद आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार ने की है पूरे तौर पर। ये बताइए कि मतलब इस दौरान रायट्स के वक्त हमको जो मतलब बेनिफिट मिला था, हम पार्टी जब जीते उसके बाद भारी नुकसान हुआ, बहुत बदनामी सहनी पड़ी है, बहुत ज्यादा नेगेटिव कैंपेनिंग हुआ है, तो इसका आप लोगों पर क्या असर पड़ा जो ऑन ग्राउंड एमएलए थे और जरूर रहे होंगे ग्राउंड पे, तो आप लोगों पर क्या असर पड़ा ये इतना सारा जो नेगेटिव कैंपेनिंग हुआ? देखिए नेगेटिव कैंपेनिंग किस वजह से हुई मैं वो आपको बताता हूँ। लोगों का खास तौर पर मुस्लिम कम्युनिटी में ये मानना था कि जी अरविंद जी इस मुद्दे पर बोले नहीं कुछ, लेकिन वहाँ एक ही कम्युनिटी की बात नहीं थी। वहाँ सबको देखना, एक मुख्यमंत्री के लिए, एक मुखिया के लिए, एक संयोजक के लिए बहुत बड़ा डिसीजन लेना होता है। उसको सब समाज को देखना पड़ता है, उसको पूरे परिवार को लेके चलना पड़ता है। तो उनके लिए बोलना मुश्किल था, लेकिन हम अगर आगे थे, हम अगर लगे हुए थे, तो हम भी पार्टी के एक रुकन है और बिना उनकी मर्जी के हम कहीं नहीं जा सकते। हाँ अब्दुल जी जरा आपका बैकग्राउंड भी बता दीजिए कि आपका पार्टी में कैसे आना हुआ, इससे पहले मतलब आप शुरू से जुड़े हुए थे या बीच में आए? मैडम मैं शुरू से कांग्रेस पार्टी में जुड़ा हुआ रहा हूँ। राइट। और उसके बाद 2007 में मैं इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा काउंसलर का, वो चुनाव में 700 वोट से हार गया। उसके बाद फिर 2012 में दोबारा इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ना था, तो इत्तेफाक से वो सीट एकदम लेडीज हो गई और मुझे अपनी वाइफ को वहां से चुनाव लड़ाना पड़ा। वो इंडिपेंडेंट चुनाव जीती और जीतने के बाद हम काम करते रहे। उसके बाद 2013 का चुनाव में विधानसभा का लड़ा और 2013 का चुनाव लड़ने के जस्ट बाद फिर मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। ओके। किस वजह मुझे से आपने? उनकी नीतियां बहुत अच्छी लगती थी, उनका काम करने की शैली, उनका काम करने का तरीका वो मुझे बहुत पसंद आता था कि निस्वार्थ होकर के
काम करना, और जो मुखिया हैं आम आदमी पार्टी के, वो खुद इतने मतलब मेहनत कश और निस्वार्थ हैं कि उनके बीच में जात पात, भेदभाव, ऊंच नीच, बड़ा छोटा कुछ नहीं था। बस वो एक समान सबको मान के काम किया करते थे। उन्हीं से प्रभावित होकर के मैं आम आदमी पार्टी में आया। ओके। अब्दुल जी, कुछ सवाल हम और हमारे दूसरे वॉलंटियर से भी ले लेते हैं और फिर मैं आपके पास। बिल्कुल बिल्कुल डू वी हैव एनी क्वेश्चंस? बिल्कुल। Yeah, this is Ashok. I have a question. यस अशोक, गो अहेड। हाँ, अब्दुल रहमान जी, मैं आपका फेसबुक देख रहा हूँ, आपके पोस्ट बहुत अच्छे हैं, और आपका बिजनेस भी देखा मैंने, आयरन स्क्रैप का बिजनेस ऐसा लिखा है। मुझे सवाल था कि आपके एरिया में जो लोग हैं उनके ऊपर फेसबुक जैसे पोस्ट का ज्यादा असर पड़ता है या 1-to-1 टच पे ज्यादा आपको भार देना पड़ता है? देखिए, सच्ची बात यह है कि फेसबुक का तो आजकल सोशल मीडिया का तो इफेक्ट होता ही है, लेकिन 1-to-1 का असर सबसे ज्यादा होता है। ओके अब्दुल जी, ये बताइए कि सीलमपुर में मुझे पता चला कि SCA NRC जब एक्टिविस्ट वहां पहुंचे थे दंगों के जस्ट पहले ही, उनको बहुत सारी वार्निंग्स दी गई थी। अमानुल्लाह खान जी भी खुद उनके पास जाते थे कि आप मत करिए ये प्रोटेस्ट, मतलब वो उस इलाके में मत करिए, तो फिर भी लेकिन वो सुने नहीं थे। क्या गड़बड़ हुआ था वहां पर? 100% प्रोटेस्ट करना गलत नहीं था। देखिए, अमानत भी ने भी कहा, मैंने भी कहा, सभी ने कहा भाई प्रोटेस्ट इस तरह, मतलब प्रोटेस्ट करना तो एक हर आदमी का अधिकार है, लेकिन रोड पर आकर नहीं करना है। लेकिन हुआ क्या कि कुछ कांग्रेसी उसको बढ़ावा दे रहे थे इलेक्शन के दौरान, और कांग्रेस 9 NRC की टोपी लगाकर पूरा चुनाव का कैंपेन किया कांग्रेस ने। इस चुनाव में दिल्ली असेंबली चुनाव में पूरा कैंपेन उनका 9 NRC की टोपी लगा करके, और पूरा NRC पर कैंपेन था। हमने बहुत समझाया भी, लेकिन वो नहीं माने। फिर उसके बाद उन लोगों ने जाकर के रोड ब्लॉक कर दिया, और वो सबसे बड़ी गलती थी, रोड को ब्लॉक करना। वहीं से दंगा भड़का। लेकिन अभी कुछ रिजल्ट दिखता है आपकी, वो भड़कावे में आ गए, कांग्रेस के भड़कावे में आ गए, तो लोगों को लगता है गलत काम हुआ, ये गलत हुआ। ये 100% आज सभी लोग इस बात को मानते हैं कि ये गलत किया, और ये कांग्रेस का कदम ठीक नहीं था। ओके, क्योंकि राइट्स के बाद ही कांग्रेस ने बहुत ज्यादा नेगेटिव कैंपेनिंग किया, जा जाकर वो लोगों को और भी भड़का ही रहे थे कि आपने आम आदमी पार्टी को गलत वोट दे दिया, देखो अभी आप सफर कर रहे हैं इस वजह से। तो लोग इस बहकावे में आ गए या अब ठीक हो गए? अभी थोड़ा बहुत ना, कुछ नहीं है। बिल्कुल 100% लोग अरविंद जी की कदर करते हैं और आम आदमी पार्टी के सपोर्टर हैं। उसी तरह आज इलेक्शन कराइए, आम आदमी पार्टी जीत के आती है दोबारा। ठीक है। अब्दुल जी, ये बताइए कि हमारी सेफ्टी क्या है? जैसे ताहिर हुसैन हमारे MLA, वो खुद इतना सफर कर रहे हैं। MLA नहीं, काउंसलर थे हमारे। काउंसलर, सॉरी काउंसलर थे। नहीं, मैं ये कहना चाह रही थी कि पुलिस वाले जो हैं अभी, जो दंगा पीड़ित में हमारे ही लोगों को उठा ले जा रहे हैं, या मतलब जो प्रोटेस्ट में शामिल थे उनको ले जा रहे हैं, ना कि जो गिल्टी थे उनको नहीं उठा रहे हैं। तो इसकी हमारे पास सेफ्टी क्या है? और भारत की सरकार का एक ही उद्देश्य है, किसी भी तरह डरा धमका के हिरासमेंट करना, चाहे वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हो या कोई भी हो, उसको हिरासमेंट करना। और वही ताहिर हुसैन के साथ हुआ है इसमें। बोलिए। ताहिर हुसैन वहां पर जब थे, छत पर खड़े हुए, तो अपनी छत पर कोई भी आदमी अगर एक खाली डंडा लेकर के खड़ा हुआ है और लोग उसकी छत पे चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो पुलिस को बार बार फोन कर रहा है कि मुझे बचा लीजिए, मेरी छत पर चढ़ाए हैं लोग, चढ़ाए, मेरे घर के अंदर घुसाए हैं। और दिल्ली पुलिस के ACP को उसने कॉल किया, वो कॉल रिकॉर्ड है। दिल्ली पुलिस के SHO को उसने कॉल किया है, 100 नंबर पर उसने कॉल की है बहुत सारी। उसके बाद जॉइंट कमिश्नर मिस्टर सिंगला उनको वहां से निकाल करके लेके आए घर पे। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ है ये तो भगवान ही जानते हैं, अल्लाह जानते हैं बेहतर। लेकिन उनको घर से सिंगला जी खुद निकाल करके लेके आए। बिल्कुल। अब्दुल जी, ये तो हमें पता है कि उनके ऊपर गलत इल्जाम लगे हैं, लेकिन पार्टी के ऊपर एक्यूजेशन आ रहा है अभी कि हमने कुछ किया है उसको सपोर्ट करने में, और हमारे खुद के भी सपोर्टर्स को भी मतलब झूठे कंप्लेन FIR लिखे जा रहे हैं उनके खिलाफ।
तो हम क्या उसमें हेल्प कर पा रहे हैं, क्योंकि पुलिस तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन बिल्कुल हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं ऐसा है, या कुछ कर पा रहे हैं? बिकॉज ताहिर हुसैन को विल नीड लीगल हेल्प। देखिए, दिल्ली के अंदर पुलिस तो आप जानते ही हैं कि हमारे कोई कंट्रोल पुलिस पर नहीं है, और पुलिस जिस तरह से एफआईआर कर रही है, अगर पुलिस यूं करती कि जितने जैसे पुलिस कहती है कि साहब ये डंडा लेके खड़ा हुआ था ये आदमी, अब कोई अपनी गली पर अगर कोई डंडा लेके खड़ा है तो उस पर एफआईआर कर दी गई है, और अगर कोई आदमी खड़ा होकर के सीधे सीधे धमकी दे रहा है, गोली चला रहा है, एक यहाँ मोहन नर्सिंग होम है, उसकी छत से खुली गोलियां चलाई गई, लेकिन आज तक मोहन नर्सिंग होम पर एफआईआर दर्ज नहीं की गई। राइट, ये हमें पता है, लेकिन इसमें हम क्या कर रहे हैं? क्या हम उनको कोई लीगल हेल्प सपोर्ट दे रहे हैं, या हम हाथ खड़े करके बैठे हैं? बिकॉज ताहिर हुसैन को हमारी जरूरत है फिलहाल, और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं ऐसा है, या देखिए, जहां तक रही सपोर्ट की बात, तो सपोर्ट तो पार्टी का एक उद्देश्य था कि अगर ताहिर हुसैन बेगुनाह है, पार्टी ने उसको टेम्परेरी सस्पेंड किया है, ना कि उसको कुछ वो किया है, टेम्परेरी सस्पेंड है, जब तक उसका केस फाइनल होता है तब तक के लिए। अगर वो बरी होकर के आता है, और इंशाल्लाह वो बरी होकर के आएगा, और पार्टी उसे बाइज्जत वापस लेगी। ओके, वेल वो तो बात की बात है, लेकिन फिलहाल हम क्या सपोर्ट दे रहे हैं? कोई फाइनेंशियल हेल्प कर रहे हैं, कोई लॉयर की हेल्प कर रहे हैं? क्योंकि अमानतुल्लाह खान भी इस बात से काफी नाराज हैं कि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, अमानत भाई नाराज है, वो उनका अपना मानना है अमानत भाई का कि भाई हम कुछ नहीं कर रहे, लेकिन जिससे जो बन रहा है कर रहा है उनके लिए, और ये है कि न्यायालय पर सबका विश्वास है, और न्यायालय से इंसाफ मिलेगा, और पूरी तरह इंसाफ होगा, और ताहिर हुसैन बरी होकर के आएंगे। ठीक है अब्दुल जी, ये बताइए कि आपके एरिया में, इलाके में ये अब क्या काम हो रहे हैं? थोड़ा इसका भी जायजा दे दीजिए, क्योंकि 2 महीने 3 मैडम, महीने मेरे यहाँ देखिए जो भी काम थे, वाटर सप्लाई से जुड़े, सीवर सप्लाई से जुड़े, उन सब पर काम शुरू हो गए हैं। मेरे यहाँ जो गलियों का, सड़कों का तामीरी काम था, उस पर काम शुरू हो गया है। कंटिन्यू मेरा हर दूसरे दिन 2-4-5 गलियों का उद्घाटन, 2-4-5 गलियां शुरू कराना, और इंशाल्लाह जल्द से जल्द अपनी विधानसभा को पूरी पार्टी का सपोर्ट है, पूरी सरकार का सपोर्ट है कि हम अपने इलाकों को अच्छा बनाएं और लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरें। जो लोगों ने हमसे उम्मीदें जताई हैं, और जिस तरह का विश्वास लोगों ने माननीय अरविंद केजरीवाल जी के अंदर दिखाया है, तो उस उम्मीद पर हम पूरी तरह खरा उतरें और लोगों का उनके द्वार तक पहुंचकर उनका काम करें। Okay. Do we have any questions? So it's a two-part question. One is that Abdul Saab has joined politics pretty early, so I want to know if there's some incident which drew him into politics. And the second part is that since he already was in Congress and now he's in Aam Aadmi Party, is there a big difference that you see in the internal workings? What's the big difference between the two parties in the way they work internally? कांग्रेस और आम, देखिए मैं तो पहले तो ये बताऊं कि मैं बहुत पहले से मतलब सोशल उससे जुड़ा हुआ था। मुझे अच्छा लगता था लोगों की मदद करना, लोगों के काम आना, किसी मजबूर को हॉस्पिटल लेके जाना, किसी के साथ दिक्कत है तो उसके साथ थाने पहुंचना, कोर्ट जाना लोगों के साथ, ये मैं शुरू से करता था। ये मेरी हॉबी रही है एक तरह से। और फिर उसके चलते जब मैं कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के अंतर की बात करूं, तो कांग्रेस के अंदर जो है वो राजशाही वाला हिसाब है कि कांग्रेस में एक आदमी है तो वो बस जीत गया तो राजा बन गया। लेकिन यहाँ मुखिया ने, हमारे अरविंद केजरीवाल ने बिल्कुल इसको बदल के ये किया है कि हम मुखिया नहीं हैं, हम राजा नहीं हैं, बल्कि हम सेवक हैं, और जनता राजा है हमारी, और जनता ने हमें चुनाव जिता करके भेजा है, और हमें उनके बीच लगातार रह करके उनके कामों को करना है, उनकी भावनाओं को समझना है, और निरंतर रूप से उनके काम आना है रात और दिन। और इस पर माननीय मुख्यमंत्री खुद भी नजर बनाए रखते हैं, बराबर हर विधायक के ऊपर 70 के 70 विधायक पर उनकी पैनी नजर रहती है। वो देखते रहते हैं कौन क्या काम कर रहा है, अपनी जनता से मिला नहीं मिला, किसके इलाके का क्या काम हुआ, सफर तो नहीं कर रहा है काम आपका, कोई दिक्कत तो नहीं आपके लोगों को। और हमें भी बराबर ये कहा जाता है कि हम जनता के बीच में जाएं, और आपका विधायक आपके बीच, ये एक प्रोग्राम है हमारा, तो हम जनता के बीच जाएं, उनके कामों को उनसे पूछें, और उनके मशवरे से इलाके के तरक्याती कामों को करें जहाँ जिस चीज की जरूरत है। अब्दुल रहमान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप रेडियो पे आने का।
हमारा बस जी। बहुत लिमिटेड एक छोटा सा सवाल है। आई नो कि आप जी। लोगों की जो हैसियत है, आप लोगों की जो औकात है दिल्ली में, वो ऑलमोस्ट जीरो के बराबर है। आई एम सॉरी टू बी वेरी सरकास्टिक, मैं बहुत सरकास्टिक हो रहा हूँ, तो उसके लिए माफी चाहता हूँ, बट आई एम ए डाई हार्ड सपोर्टर ऑफ आप एंड वी हैव वर्कड अ लॉट। हमने जी। बहुत काम किया है आपके लिए। ह्यूस्टन से, मैं ह्यूस्टन से हूँ। जी जी। तो मेरा सीधा सा सवाल है आपसे कि आप लोग दिल्ली तक महदूद हैं या आप दिल्ली को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि जो जुझारूपन जो पहले आम आदमी में था वो अब हमें नहीं दिखता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे आप लोग दिल्ली का एक छोटा सा कुंभा लेके आप लोग अब बस दिल्ली में ही राज करना चाहते हैं। अगर दिल्ली की कोई हैसियत ही नहीं है, आपके सरकार की कोई औकात ही नहीं है, फिर आम आदमी का क्या रिलेवेंस रहा? मतलब आप दिल्ली का एक कुंभा बना के बस उसी में रहिएगा या दिल्ली को सेक्रीफाइस करने के लिए आप तैयार हैं? ओके, अब्दुल जी, ऐसे सवाल आपको आते होंगे। मैंने सुना उनका दुख भी सुना और उनकी वो भी सुना जो वो तकलीफ थी उनकी। उन्होंने एक तकलीफ में कही बात को, सही कह रहे हैं वो। ऐसा लगता है कई लोगों को, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम दिल्ली तक महदूद हैं। कुछ मजबूरियां होती हैं कभी कभी के पाँव समेटने पड़ जाते हैं कई बार। लेकिन देखिए, हम पंजाब लड़े, हम 22 सीटों लेकर के आए, हम गोवा लड़े, हम गुजरात लड़े, अभी हम इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आने वाले वक्त में यूपी के अंदर चुनाव लड़ेंगे। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ हमें दिल्ली में राजनीति की है या हम सिर्फ कुएं के अंदर हैं और दिल्ली एक कुआं है। हमारी सोच बहुत छोटी नहीं है। हमारी सोच राज करने की नहीं है, बल्कि हमारी सोच ये है कि हम इस देश के हर नागरिक का हक उस तक पहुंचाएं और वो इंशाल्लाह एक दिन पहुंचा कर रहेंगे। ओके, अब्दुल जी, यहाँ के अब्दुल ने भी ये भी कहा कि दिल्ली में हम बिल्कुल जीरो हो गए हैं राइट्स के बाद। क्या आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है कि दिल्ली में हम जीरो हैं। देखिए, पता नहीं कौन लोग उनको क्या बताते हैं। देखिए, राजनीति में उतार चढ़ाव के दौर आते हैं। राजनीति में एक दिन कोई डाउनफॉल का जाता है, कोई बात हो जाती है ऐसी, दूसरा दिन बहुत एकदम अप लेकर के जाता है। कोई झूठ के पांव पसार दे तो थोड़ी सी दिक्कत आती है, लेकिन जब सच्चाई सामने आती है तो इंसान और ज्यादा उरूज पर जाता है। और आज वही दिन है कि माननीय अरविंद केजरीवाल जी का बड़ा उरूज है। लोग दिल से उनकी कदर करते हैं, दिल्ली वासी इज्जत करते हैं। ये दिल्ली की पहली ऐसी सरकार है कि जिसने कोरोना जैसी महामारी के चलते जब लॉकडाउन दिल्ली के अंदर रहा, तो पहली ऐसी सरकार हिंदुस्तान के अंदर है जिसने अपने नागरिकों को, एक आदमी को भूखा नहीं सोने दिया। एक एक आदमी को चुनकर उसके घर तक पहुंचाया, उनके लिए ट्रेनें लगाई, उनके लिए बसें लगाई। और एक एक मतलब आप लगा लीजिए, मेरी छोटी सी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 60,000 आदमियों का पर डे खाना आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिया दोनों टाइम में। तो आम आदमी पार्टी ने लोगों के लिए किया है, लोग कदर करते हैं उनकी भी, और उस आदमी की जिसने उनके लिए किया है लोग कभी नहीं भूलते उन चीजों को, बल्कि अप्रिशिएट करते हैं। और आज जब मैं निकल के जाता हूँ तो लोगों का एक हजूम इकट्ठा होता है और वो कहते हैं कि आम आदमी पार्टी वाहिद एक ऐसी पार्टी थी जिसने एक भी आदमी को भूखा नहीं सोने दिया दिल्ली के अंदर। अब्दुल जी नमस्ते, मैं दिलीप बोल रहा हूँ डैलस भैया। जी दिलीप भाई। तो उन्हीं अब्दुल कादिर जी का ही मैं दूसरा पार्ट में क्वेश्चन करने जा रहा हूँ कि आप लोग तो नो डाउट आप लोग बहुत एक्सेलेंट काम कर रहे हैं, इसमें तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि हम लोग उस बात को देख रहे हैं, हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं ऑफ कोर्स। लेकिन उस बात, हाँ, लेकिन आप जो है लोगों को आप तभी बड़ा बन सकते हैं जब आप लोगों को जोड़िए। तो हम नहीं देख रहे हैं कि पार्टी बड़ी हो रही है, हम देख रहे हैं कि पार्टी सिकुड़ रही है। तो अगर यही रफ्तार रहा तो हम लोगों का ऐसे भी देखिए ना, ऐसे भी मतलब मुझे तो लगता है कि एक खेमा ऐसा होना चाहिए था पार्टी में जो कि खुल करके सरकार को के बारे में बात करे, बोले। वो तो जो मर्जी सो कर रहा है, राइट, कुछ भी कर रहा है, जो भी देश का सत्यानाश कर रहा है, लेकिन कोई कुछ नहीं बोल रहा है। तो हमारे में ही एक विंग ऐसा होना चाहिए जो कि इस चीज को उठाते रहे, है ना। लेकिन अभी वो फायर बिल्कुल नहीं है। तो मेरा वही 2 क्वेश्चन रहा कि आप एक्सपेंड करने के लिए क्या कर रहे हैं,
और इसके बारे में सोचिए कि भाई एक आदमी जो है लगातार पार्टी में एक ग्रुप ऐसा होना चाहिए जो कि सरकार की आलोचना करते रहे हमेशा। अच्छी बात है दिलीप जी की, मैं सहमत हूँ इनकी बात से। कोई आदमी ऐसा होना चाहिए जो आलोचना करता रहे, जिससे हम अपनी गलतियों का सबक लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। हाँ सर, मैं एक्चुअली मतलब मैं यूएस में ही हूँ 1 साल से, तो माय ओनली कांटेक्ट और की लोगों मतलब इंडिया के लोगों से माय ओनली कांटेक्ट इसके सोशल मीडिया में क्या बात होती है वैसे। तो मैं आजकल एक्चुअली स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द मुस्लिम कम्युनिटी, मेरे को ऐसा बहुत लगता है कि काफी नेगेटिव या फिर हताश हो गए लोग, स्पेशली जब ये CANRC हुआ और फिर बाद में ये रायट्स हुए, और मतलब अभी भी मतलब ऐसा नहीं है कि हम देख रहे हैं कि पुलिस अपना काम सही से कर रही है एंड सो ऑन। तो मतलब ऑन ग्राउंड क्या है फीलिंग लोगों की, स्पेशली विद रिगार्ड्स टू आम आदमी पार्टी बट अदरवाइज ऑल्सो? देखिए, बिल्कुल मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर गुस्सा है और गुस्सा जायज भी है मैडम, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो गुस्सा आम आदमी पार्टी के खिलाफ है। सब लोग अच्छे से जानते हैं मुस्लिम कम्युनिटी के कि दिल्ली की पुलिस दिल्ली सरकार के अंडर में नहीं है। उन सब का गुस्सा भारतीय जनता पार्टी की, भारत की सरकार के ऊपर है कि क्यों जुल्म कर रहे हो हम पर, क्यों हमारे साथी ऐसा कर रहे हो, क्यों हमारी FIR दर्ज नहीं कर रहे हो, अगर हमारे ऊपर ही मुकदमा क्यों लगाए जा रहे हैं। ये तमाम लोग जानते हैं। मैं कम्युनिटी के अंदर घूमता हूँ, कम्युनिटी के बड़े छोटों में जाता हूँ, तो उन सब की बात लेता हूँ, सुनता हूँ, तो वो कहते हैं कि यार हमारी सरकार के हाथ में तो है नहीं, लेकिन ये भारत की सरकार हम पर जुल्म कर रही है और कब तक करेगी। तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी पर गुस्सा है, भारत की सरकार पर गुस्सा है लोगों का। दिल्ली के निवासी ये अच्छी तरह से जानते हैं कि दिल्ली की पुलिस माननीय अरविंद केजरीवाल जी के हाथों में नहीं है। अब्दुल जी, जब लेकिन ये हम लोगों को कहते हैं कि दिल्ली पुलिस हमारे हाथ में नहीं है, तो हम लाचार नहीं लगते हैं? लोगों को ऐसे लगता है फिर हम आपको अगली बार वोट क्यों दें, कि अगर आप हमारा सेफ नहीं कर सकते हैं तो हम आपको वोट क्यों दें? तो कांग्रेस ने ये भी फैला दिया कि ये फ्री में बांट कर क्या फायदा जब जान ही नहीं बचेगी। तो इसका आप कैसा जवाब देते हैं? दिल्ली के लोग अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि दिल्ली के अंदर पहले भी राइट्स हुए हैं। 92 में दिल्ली में राइट्स हुआ, सीलिंग के दौरान दिल्ली में 2004 में राइट हुआ। इन सब राइट्स में हमेशा कांग्रेस नपुंसकों की तरह एक तरफ खड़ी रही, और मतलब दिल्ली की सरकार के हाथ में कुछ था ही नहीं कि दिल्ली की सरकार कुछ कर पाती। पर ये लोगों को कैसे समझाते आप, जब नाराज, जैसे हमारे खुद के वॉलंटियर्स भी बहुत अच्छी तरह से मैडम इस बात को जानते भी हैं और समझते भी हैं। हाँ, कहीं ना कहीं हम ऐसा है महसूस करते हैं कि काश पूर्ण राज्य दिल्ली अगर होता तो इस तरह हमारी सरकार में कम से कम किसी एक समुदाय पर जुल्म न हुआ होता। ओके। नो, मैं अब्दुल जी से पूछ रहा था, मैं दिलीप बोल रहा हूँ कि वो तो ठीक है, आप बिल्कुल ही सरेंडर कर दिए ऐसा लगता है कि पुलिस नहीं है हमारे साथ, वो तो मुझे पता है, मगर उसके बारे में क्या, उसका क्या इलाज क्या है, क्या सोल्यूशन है? उसका इलाज में हम 100% अपने लोगों के साथ खड़े होते हैं। जहां हमें जानना होता है किसी के साथ नाजायज होता है तो हम थाने में खड़े होते हैं, प्रदर्शन उसके खिलाफ करते हैं। और ऐसा नहीं है सबको बंद कर दिया, हम छुटा करके लाए अपने लोगों को। आप कैसे बंद कर देंगे? आपका क्या राइट बनता है इन लोगों को बंद करने का? ऐसे हमने सैकड़ों लोग छुपाए हैं वहां से। अच्छा, हाँ, यही मैं जानना चाह रही थी कि आप इन लोगों के खिलाफ, मतलब जिनके अगेंस्ट झूठे कंप्लेन लिखे जा रहे हैं, उसके साथ हम जा पाते हैं कोर्ट में, खड़े रहते हैं, थाने जाते हैं उनके साथ। अच्छा, ठीक है, पूरा सपोर्ट करते हैं उन लोगों का। ओके, ये अच्छी बात है। ओके, डू वी हैव एनी क्वेश्चन? बेगुनाह है और मुकदमा दर्ज किया गया, गलत मुकदमा दर्ज किया, उसके साथ हम किसी हद तक भी जाने के लिए तैयार हैं। अच्छा सर, ये है कि ये है ना, बाहर आता नहीं है। मतलब मैं भी सोशल मीडिया पे देखती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है आम आदमी पार्टी कुछ कर ही नहीं रही है, बट दीज काइंड ऑफ थिंग्स कि हम सपोर्ट कर रहे हैं उनको, लॉयर्स लेकर जा रहे हैं या फिर बाहर खड़े रह रहे हैं उनके साथ, ये सारी चीजें हमें थोड़ी और मतलब ऐसे आई डोंट नो बतानी चाहिए लोगों की भाई है ऐसे, देयर आर सम पीपल हु आर लुकिंग आफ्टर यू। तो वो एक थोड़ा मुझे लगता है मिसिंग है। This is Dr. Grewal. नहीं कर पा रहे हैं सही से। Yeah, Doctor. Yeah, I have a few comments and then I will follow with the question. The one thing was, the question was for that we are only stick to the Delhi, that we can sacrifice Delhi.
मेरा मानना ये है कि अगर हमारा रूट दिल्ली है तो इफ एनी ट्री रूट शुड बी ग्रीन, लाइक अगर हमारा दिल्ली में है हॉली इट्स गोना बी स्लोली दिल्ली में थर्ड टाइम गवर्नमेंट बनाना अपोजिशन बीजेपी की सरकार के होते हुए भी इट्स वेरी स्ट्रांग रूट्स। तो मैं इसको पॉजिटिव लेता हूँ, लेकिन जो बात है कि एक कम्युनिटी के लोग जो हैं जो नाराज हैं, मेरे हिसाब से अब्दुल जी जो उस कम्युनिटी से आते हैं वो उसमें जाते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, उनको ज्यादा अच्छी तरह पता है, लेकिन समटाइम्स सोशल मीडिया इज नॉट एवरीथिंग। तो वो बात, मेरा क्वेश्चन ये है कि हमने वी डिड एवरीथिंग what we can do, and at this point we are like fighting with the disease which is जो डिजीज ऐसी है कि लोगों को हर एक जिसको भी किसी को नुकसान होता है, किसी की मौत होती है, जो उनको लगता है कि गवर्नमेंट ने नहीं किया, लेकिन फंड की जो है वी डिड एवरीथिंग। आपको कोई सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई फाइनेंशियल एड मिल रहा है अब ना? और जो हम बिकॉज वी डोंट हैव एनी इनकम, सोर्स ऑफ इनकम। ओके, या अब्दुल जी, सेंट्रल गवर्नमेंट से हमें कोई मदद नहीं मिल रही है। सेंट्रल बोलिए। गवर्नमेंट से हमें कोई मदद नहीं मिल रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट से अगर आप देखें तो दिल्ली से इनकम टैक्स के रूप में जो पैसा जाता है वो लगभग 1,60,000 करोड़ रुपया ईयरली जाता है दिल्ली से। तो दूसरा सबसे बड़ा स्टेट दिल्ली है, पहला महाराष्ट्र है मुंबई, और दूसरा दिल्ली है। लेकिन उसके बदले में अदर स्टेट्स को जैसे 30%, 40% मिल जाता है, 20% मिल जाता है, हमें उसका कुछ नहीं मिलता। हमें 375 करोड़ रुपया ईयरली गवर्नमेंट देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली। नो, आई एम टॉकिंग अबाउट ऐसी सिचुएशन में जब हम 5,000 हर एक आदमी के घर दे रहे हैं, फूड दे रहे हैं, व्हाट इज द सिचुएशन नाउ एट दिस पॉइंट? बिकॉज दिल्ली गवर्नमेंट का रेवेन्यू बहुत कम हुआ ना, उसमें क्या कर रहे हैं हम? देखिए, हमारा रेवेन्यू अल्लाह का शुक्र है ईमानदारी के चलते और ईमानदारी से सरकार चलाने के बूते पर इतना हुआ है कि हम जब पहली बार सरकार में आए तो 28,000 करोड़ समथिंग क्या शीला जी ने छोड़ा था रेवेन्यू हमारा। उसके बाद 49 दिन की आम आदमी पार्टी की सरकार रही तो 30,000 करोड़ पे आया है। और उसके बाद जब हम 2015 में इलेक्शन जीत करके दिल्ली के अंदर आए तो 2020 तक हमारा रेवेन्यू बढ़ करके 60,000 करोड़ रुपया हो गया। नहीं, वो तो हो गया, लेकिन अभी फिलहाल हमारे पास कुछ रेवेन्यू नहीं आ रहा है और फंड्स हम एक तरफा अभी फिलहाल दिक्कत हमारे साथ रही है। देखिए, लॉकडाउन के चलते टैक्सेस नहीं, कुछ नहीं, और उसके अलावा सरकार के खर्चे, लेकिन फिर भी कवर करेंगे हम अपने बूथ। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को देना चाहिए था, हमें भी अगर स्टेटों को पैसा दिया, सभी स्टेट को दिया, हमने भी उनसे सिर्फ 5,000 करोड़ मांगा, उन्होंने हमें वो भी नहीं दिया। लेकिन फिर भी दिक्कत की बात नहीं है, अल्लाह ने चाहा तो हम सरवाइव करेंगे और हम अपनी सरकार मजबूती से चलाएंगे। नमस्कार अब्दुल रहमान जी, मैं सचिन बोल रहा हूँ ओस्लो नॉर्वे से। नमस्कार। मेरा एक क्वेश्चन है अगेन दिल्ली राइट्स से रिलेटेड सिचुएशन से। मैं जानना चाहता हूँ कि जो ताहिर हुसैन के इंसिडेंट में पार्टी ने जो स्टैंड लिया, आप स्वयं उस स्टैंड से सहमत हैं क्या? और आप लकीली आप एक कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, एक रिलीजन को बिलोंग करते हैं, तो आपके ग्रुप के लोगों का पार्टी के स्टैंड के बारे में जो कि ताहिर हुसैन के केस में लिया, उनका क्या मानना है, मैं जानना चाहता हूँ। देखिए, पार्टी का स्टैंड हमेशा से ये रहा है, अगर किसी पर कोई आरोप लगा है तो हमारी पार्टी तत्काल तौर पर उसको टेम्परेरी सस्पेंड करती है। टेम्परेरी जब तक के लिए, जब तक आरोप उस पर सिद्ध ना हो जाए या वो बरी ना हो जाए, तब तक के लिए। और इस बात को सभी जानते हैं दिल्ली में, जिन जिन लोगों पर कोई भी छोटे या बड़े आरोप लगे पार्टी के अंदर, पार्टी ने उनको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया टेम्परेरी। और अगर आरोप सिद्ध हुआ तो उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया, और अगर वो बेगुनाह पाए गए तो उनको पार्टी में बाइज्जत लिया गया।
इसी तरह ताहिर हुसैन का मामला भी ये है कि ताहिर हुसैन बेगुनाह है, ये मैं कह रहा हूँ, और ताहिर हुसैन को गलत फंसाया गया है और ताहिर हुसैन को अपनी पार्टी को वापस लेना होगा। बरी होकर के आएंगे ताहिर हुसैन। हमें अपने देश की अदालत पर, देश के कानून पर पूरा भरोसा है और इंशाअल्लाह एक दिन ताहिर बरी होकर के आएंगे और पार्टी में बाइज्जत बाहैसियत होकर के आएंगे। अब्दुल जी, लेकिन इसमें ये हुआ कि लोगों की ये राय बना दी गई कि पार्टी ने हाथ धो दिया है ताहिर हुसैन के साथ, जब उसको सबसे ज्यादा हमारी जरूरत थी हम पार्टी उसके साथ खड़े नहीं थे। ये एक गलत फैला दिया गया है। इस आप कैसे वो उसको सॉर्ट करते हैं कि ये मसला अभी ठीक हुआ है, गर्मा गर्मी जरा कम हुई है इस बारे में? नहीं, यहाँ दिल्ली में मुझे नहीं लगता कोई गर्मा गर्मी है। जन कांग्रेसी इस तरह की पोस्टें सोशल मीडिया पर डालते हैं, वही आप लोगों तक पहुंचती हैं। हाँ, हम उसको सही से नहीं कवर कर पा रहे हैं, ये हमारी कमी है कि हमें भी सोशल मीडिया पर एक्टिव रह करके उन सारी चीजों को बताना चाहिए हम कर क्या रहे हैं। ओके, हर हफ्ते हम गेस्ट इसीलिए बुलाते हैं ताकि हमारे साथ हमारे लीडर्स डायरेक्टली जुड़े, जो किसी पार्टी में नहीं होता। तो हमारा पर्पस ही ये है कि हर हफ्ते ये क्लैरिफाई हो जाए। फिर भी नहीं होता वो अलग बात है, पर लेकिन मेरा एक सवाल है जी। मैं प्रशांत बोल रहा हूँ ज्यूरिख स्विट्जरलैंड से। हाँ, प्रशांत भाई बोलिए। हाँ जी, तो हाल ही में ऐसा हो रहा है कि कई जो स्टूडेंट एक्टिविस्ट रहे हैं और फिर कई सोशल एक्टिविस्ट रहे, उनके साथ पुलिस कितनी ज्यादती कर रही है और उनपे कितने बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं, यूएपीए, एनएसए जैसे बड़े बड़े आरोप लगा के उनको जेल में बंद कर रहे हैं। अफसोस इस बात का हो रहा है कि आम आदमी पार्टी की लीडरशिप इन चीजों पे पब्लिकली नहीं आ पा रही है, मतलब खुलेआम बोल नहीं रही है कि मतलब ये यूएपीए जैसे कानून बहुत बर्बरता के साथ लोगों को क्या बोलते हैं जेल में डाल रही है, और फिर मतलब हम इसके बारे में जोर से खड़े नहीं हो रहे। तो मतलब इस बात से बहुत लोगों को अफसोस है और बहुत नाराजगी भी है। यूएपीए लगा है, सब पर यूएपीए नहीं लगा है, चंद लोगों पर पुलिस ने यूएपीए लगाया है, दिल्ली पुलिस ने, और वो चंद गिनती में है। और जहां तक रही आम आदमी पार्टी की बात, तो आम आदमी पार्टी पूरी तरह से नजर रखे हुए है, हमारे हर चीज पर नजर है। अगर कोई भी गलत कर रही है दिल्ली की पुलिस, तो उसको कोर्ट में हम पूरी तरह से तैयार हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है। देश के कानून में पूरा विश्वास रखते हैं कि कहीं ना कहीं इंसाफ होगा और जुल्म की बहुत ज्यादा दिन नहीं चलती कहीं भी। पर हम इसके बारे में थोड़ा, सॉरी मैं उमा बात कर रही हूँ। नमस्ते सर। ये बस मैं पूछना चाहती हूँ कि हम इसके बारे में थोड़ा और मतलब मीडिया में या फिर थोड़ा और ओपनली बात करना हमारे लिए हमें करना चाहिए और हम करेंगे। थैंक यू। मैं आपकी बात से सहमत हूँ उमा जी, हम इसको करेंगे भी, और मैं इसको मानता हूँ कि हम सोशल मीडिया में थोड़ा सा इसको ज्यादा वो करना चाहिए, हम नहीं कर पाए। नॉट जस्ट इन सोशल मीडिया अब्दुल जी, इवन पब्लिक मीटिंग्स में भी हम ऐसे लगता है कि हम बैकफुट में आ गए हैं। बिल्कुल हम मतलब बीजेपी को नाराज नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए हम जो इश्यूज को हमको उठाना चाहिए उस पर भी नहीं बात कर पा रहे हैं। स्टूडेंट्स का मसला नहीं उठा पा रहे हैं बिकॉज हम नाराज नहीं करना चाहते हैं सेंटर को, लेकिन इसकी वजह से हमें बात तो ये है कि जिस दिन से दिल्ली में इलेक्शन हुआ है, आप लगा लीजिए, दिल्ली में इलेक्शन हुआ जिस दिन शपथ ग्रहण समारोह था, उस दिन दिल्ली में दंगे हो गए, और दंगे होने के बाद में उसके बाद फिर लॉकडाउन हो गया, और लॉकडाउन में कौन क्या करता, अभी तक वही स्थिति बनी हुई है दिल्ली के अंदर। तो मतलब ऐसा बहुत ज्यादा तो कुछ नहीं हुआ है कि अभी हमें कहीं कुछ करने का मौका मिल गया या सरकार को कुछ करने का मौका मिल गया। पूरा का पूरा टाइम लॉकडाउन में गुजर गया है। ओके अब्दुल जी, जरा जाते जाते खाली आपका पॉजिटिव काम क्या हो रहा है जब से आप एमएलए बने हैं, उसके पहले काउंसलर का थोड़ा वो भी बताते हुए जाइए ताकि हमें भी ऐसा लगे काम भी हो रहा है साथ में। जिस वक्त मैं काउंसलर रहा उस वक्त मैंने एमसीडी से 2 अवार्ड लिए। बेस्ट काउंसलर का अवार्ड लिया मैंने सिर्फ काम के बेस पर, और जो है मेरे इलाके में सिर्फ ये था कि जब मैं इलेक्शन लड़ा तो मेरे खिलाफ मतलब एमएलए खुद से सामने थे, जो कांग्रेस के एमएलए थे, लेकिन उसके बाद भी लोगों ने मुझे ये कह दिया कि आप घर बैठ जाइए, हमें काम को जिताना है, हमें किसी नाम को नहीं जिताना है।
और लोगों ने मुझे जिता करके भेजा, और उसका मेरे काम का ही और पार्टी के काम का ये नतीजा रहा कि लोगों ने विधानसभा में अब तक के रिकॉर्ड बहुमत से इतने ना वोट किसी को मिले, ना इतने वोटों से कोई जीता जितने वोटों से मुझे जिताकर लोगों ने यहाँ से भेजा है। सर, मेरा सवाल मुस्लिम वॉलंटियर्स के बारे में है। जब से ये NRC आया है उसके बाद मुझे लगा कि बहुत सारे मुस्लिम आम आदमी पार्टी या ऐसे एंटी बीजेपी ज्वाइन करेंगे, लेकिन मैं गोवा में था और मैंने बहुत सारे मुस्लिमों से बात की, लेकिन बहुत सारे ऐसे कहते हैं नहीं ये पॉलिटिक्स है, इसको क्यों ज्वाइन करना है पता नहीं। तो आपका परसेप्शन क्या, आपका एक्सपीरियंस क्या है कि जब आप वॉलंटियर्स जोड़ने जाते हैं, स्पेशली सॉरी मैं मुस्लिम के बारे में बात कर रहा हूँ डायरेक्टली, जब आप करते हैं तब क्या तो आपका क्या होता है, आप क्या कैसे करते हैं वॉलंटियर्स को ज्वाइन? देखिए, मुझे गोवा के बारे में जानकारी नहीं है क्योंकि मैं गोवा गया नहीं हूँ, लेकिन मुझे दिल्ली के बारे में जानकारी इतनी है कि अल्लाह का शुक्र है, अगर इलेक्शन में हमारे साथ 10,000 वॉलंटियर था तो आज हमारे पास 12,000 वॉलंटियर होगा। मैं एक आंकड़ा दे रहा हूँ आपको, अगर 1 लाख था तो आज 1,20,000 है। हमारा प्लस हुआ है, माइनस में कहीं नहीं है वॉलंटियर। कैसे किया आपने, आपका सीक्रेट क्या है? देखिए, सबसे बड़ी चीज हमारी सरकार की ईमानदारी, हमारे नेता की ईमानदारी, जिस ईमानदारी के साथ उन्होंने सरकार चलाई। आप एक छोटी चीज देख लीजिए, दिल्ली है, दिल्ली का कोई जो है मिलिट्री मैन, दिल्ली का कोई सिविल पुलिस वाला, दिल्ली का कोई डॉक्टर, अगर जैसे अभी कोरोना चल रहा है, अभी एक डॉक्टर का देहांत हो गया कोविड-19 में, परसों की बात है, अरविंद केजरीवाल जी उनके घर पर गए और 1 करोड़ रुपए का चेक उनके घर पर दे करके आए। इसी तरह अगर किसी पुलिस वाले का ड्यूटी पर या किसी मिलिट्री वाले का, दिल्ली के निवासी का, अगर कहीं बॉर्डर पर दुश्मन का सामना करते हुए या लड़ाई लड़ते हुए देहांत हो जाता, तो ये पहली ऐसी सरकार है जो 1 करोड़ रुपए का चेक देती है। और वो सरकार जो सिर्फ और सिर्फ अपनी आवाम के बारे में सोचती है कि मैं अपनी आवाम को कैसे बेनिफिट पहुंचा सकता हूं, अगर हम इनसे टैक्सेस लेते हैं तो बदले में हम इनको सहूलियत क्या दें। वो पहली सरकार आम आदमी पार्टी की सरकार है जो लोगों को सहूलतें पहुंचा रही है, चाहे वो पानी की हो, चाहे वो बिजली की हो, दुनिया भर की सहूलत है आम आदमी पार्टी की सरकार। शिक्षा में देख लीजिए, शिक्षा के स्तर में आप दिल्ली को देख लीजिए, आज दुनिया में दिल्ली ने नाम किया। हेल्थ सेक्टर में देख लीजिए, हेल्थ के अंदर पूरी दुनिया में दिल्ली ने नाम किया है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे कॉल पर आने का। आपसे फिर मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच।